नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मशहूर वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में दोषी पाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच का फैसला है। सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दर्ज किया था। बाद में एक याचिका भी दाखिल की गई थी जिसमें प्रशांत के 2 ट्वीट को लेकर अवमानना कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। 3 अगस्त को प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दायर कर दिया था। 5 अगस्त को ही इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फैसला 14 अगस्त को आया। प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट के आधार पर अदालत की अवमानना का यह मामला चला था। प्रशांत भूषण की दलील थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस और पूर्व चीफ जस्टिस की आलोचना स्वस्थ आलोचना थी। इससे कोर्ट की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती है। चीफ जस्टिस की स्वस्थ आलोचना सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है और न ही कोर्ट की गरिमा को कम करता है। भूषण ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार चीफ जस्टिस के बारे में उनका ट्वीट सुनवाई को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 3 महीने में गरीब नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेकर सुनवाई शायद ही हुई। प्रशांत भूषण का जवाब 140 पन्नों का था। उन्होंने जवाब में कहा कि पिछले 4 चीफ जस्टिस के बारे में उनका कमेंट कहीं से भी अवमानना नहीं है। जो भी ट्वीट है उसमें लोकतंत्र को नष्ट करने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात है और यह अभिव्यक्ति अवमानना के दायरे में नहीं आती है। भूषण ने यह भी साफ किया कि चूक ये हुई है कि बाइक स्टैंड पर था और ऐसे में हेलमेट पहनने की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि स्टैंड बाइक पर, खड़ी बाइक पर हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई की थी और उस सुनवाई में जो राजीव धवन थे प्रशांत भूषण की तरफ से, कपिल सिब्बल थे, तरुण तेजपाल जो तहलका के संपादक थे उनकी तरफ से, और अमिकस क्यूरी इस केस में जो हरीश साल्वे हैं उनसे बात की थी और वर्चुअल सुनवाई में उनसे पूछा था कि वो एक तरफ बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है और दूसरी तरफ अवमानना का। तो उन्होंने अमिकस क्यूरी के तौर पर ये राजीव धवन से पूछा था कि आखिर इनके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए और जो न्यायपालिका की जो गरिमा है उसको कैसे बरकरार रखा जाए। इसके बाद सुनवाई वर्चुअल बंद हो गई थी और अकेले में इस पूरे मामले की करीब घंटे भर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत की जो मीडिया के सामने नहीं आई, क्योंकि मीडिया उसे देख नहीं पाए, क्योंकि वो वर्चुअल सुनवाई से हटकर एक सुनवाई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पष्टीकरण प्रशांत भूषण की तरफ से दिया गया है राजीव धवन के द्वारा, उससे वो सहमत नहीं है और अब वो आगे इस बात पर विचार करेगा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में के बारे में जो चीफ जस्टिस के बारे में कहा था प्रशांत भूषण ने, वो अवमानना के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा। प्रशांत भूषण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील महक माहेश्वरी ने ट्वीट किया कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा है कि आप जितने भी बड़े हों मगर कानून आपसे बड़ा है। मेरी याचिका पर आखिर कोर्ट ने फैसला दिया। बीजेपी के सदस्य और वकील गौरव भाटिया ने फैसले का स्वागत किया और ट्वीट किया कि इससे संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई कुछ भी गंभीर टिप्पणी कर बच नहीं सकता है। इसी बहाने उन्होंने जनहित याचिका दायर करने वालों पर तंज किया कि इस फैसले से PIL यानी पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन वालों का वायरस भी ठीक हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्रशांत भूषण जनहित याचिका दायर करते रहे हैं। संबित पात्रा ने ट्वीट किया है कि गिल्टी भूषण। कर्नाटक से कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने ट्वीट किया है कि कफील खान और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जेल में सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट पर तुरंत सुनवाई होती है और फैसला आ जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जरूर सोचिए कि भारत कहां जा रहा है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ट्वीट किया है कि यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इस फैसले ने गणतंत्र को निराश किया है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है कि ये तो होना ही था। हार्वर्ड की प्रोफेसर निधि राजदान का ट्वीट है कि प्रशांत भूषण के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की जानी चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसे कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस के मामले में सुना और तुरंत इंसाफ कर दिया। यह एक तंज भी है क्योंकि कश्मीर में जिन नेताओं को नज़रबंद किया गया है, सरकार उनके बारे में यही कहती है कि नज़रबंद नहीं किया गया है।
तो मामला कोर्ट में पहुंचा कि इन्हें कोर्ट के सामने हाजिर किया जाए सशरीर, जिसकी सुनवाई अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंची है। कहने का मतलब है कि उससे ज़रूरी मामले हैं, लेकिन प्रशांत भूषण का मामला पहले निपटाया गया। पत्रकार एम के वेणु ने ट्वीट किया है कि क्या ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे फैसले पारित करने के लिए न्यायिक दृष्टि होनी चाहिए, साहस की ज़रूरत होती है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी दीपक बाजपेयी ने ट्वीट किया है कि बधाई प्रशांत भूषण, आपको शक्ति मिले, आप पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, सलाम। कारमा पत्रिका के कार्यकारी संपादक विनोद के जोश ने ट्वीट किया है कि आज जनहित में लोगों के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े वकील को सत्ता के सामने सच बोलने की सज़ा मिली है, वो भी 74वें वर्ष की आज़ादी की पूर्व संध्या पर। तो अवमानना का प्रावधान क्यों है, इसका मकसद क्या है, कहां से आया, क्या अदालत की आलोचना नहीं की जा सकती, आलोचना और आरोप में अंतर का ध्यान कहां तक रखना होगा, अगर आलोचना ही आरोप बन जाए तो आए दिन लोग न्यायपालिका के बारे में समस्त रूप से कह भी देते हैं, या वो कहना अपराध हो गया अब, या नाम लेकर कहना अपराध है। इसकी लाइन कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, हम बात करेंगे संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा साहब से। फैजान साहब, पहला सवाल तो यही है कि आपने जजमेंट पढ़ा है, कोर्ट ने क्यों सजा दी है और उस ट्वीट के बारे में क्या कहा है? रवीश, बाबरी मस्जिद के जजमेंट की तरह जिसमें ये क्लियर नहीं था कि किस जज ने ऑथर किया है, आज के जजमेंट में भी ये बात क्लियर नहीं की गई है कि इसका रियल ऑथर कौन है। लेकिन क्योंकि ये बेंच जो थी इसको जस्टिस अरुण मिश्रा लीड कर रहे थे, तो जब मैं जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम लूंगा आप समझेंगे कि मैं 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा का जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो जजमेंट है उसको जो कंटेम्प्ट के लॉ के हिसाब से देखेंगे तो वो जजमेंट बिल्कुल सही लगता है। लेकिन मुझको गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है कि अहिंसा जो है वो कमजोर का हथियार नहीं है। तो कोर्ट को जरूर ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट में पनिश करें, लेकिन जजमेंट में ये बात आ गई कि साहब वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए कोर्ट को। तो ये मैटर पनिश न करने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट वीक है, और कंपैशन की कोई लिमिट नहीं होती। पहले ये भी आप समझ लें कि प्रशांत भूषण ने भी ये बात मान ली थी कि भाई इसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हो गई हैं, लेकिन कोर्ट ने खास तौर से ये बात कही इसमें कि ये फैक्चुअली इसलिए गलत है कि 23 मार्च से 4 अगस्त तक 684 तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं, जिसका मतलब ये कि ये लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है और कोई भी आदमी डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है। फिर जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह भी लिखा है अपने जजमेंट में कि 879 सिटिंग्स हुई हैं डिफरेंट बेंचेस की इस पीरियड में, और 12,748 मैटर्स जो हैं वो सुने गए हैं। तो उन्होंने ये बात इसमें कही कि ये चीज जो है ये उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलता, क्योंकि जो आर्गुमेंट प्रशांत भूषण की तरफ से था वो ये था कि ये अपने एंग्विश में इन्होंने कहा है कि अदालतें बंद होने से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, और उन्होंने खास तौर से 2 और बातें कही। पहले तो ये कि खुद प्रशांत भूषण जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कई मैटर्स में एज लॉयर अपीयर हुए, और एक मैटर में जिसमें आपको मालूम है गुजरात में उनके खिलाफ FIR कर दी गई, उस FIR के स्टे के लिए वो एज अ पार्टी जो है वो अपीयर हुए। अब मेरा रविश इसमें ये कहना है कि बाइक राइड करना या वो बाइक किसी MLA की होना या ना होना, इसका सुप्रीम कोर्ट के लॉकडाउन में बंद होने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ट्विटर कोई अच्छा मेथड और प्लेटफॉर्म नहीं है एक्सप्रेशन का। एक तो लेटर्स की, वर्ड्स की इतनी लिमिट है जिसमें आपको बात कहनी है, तो बेटर ये होता कि दोनों चीजों को कनेक्ट ना किया जाता, और वो कनेक्ट करने से उनका केस वीक हो गया इस मामले में। पहला तो ये है। दूसरे ट्वीट के बारे में जहां उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो उसको बड़ा खतरा हुआ है 6 सालों में, और इन 6 सालों में कोर्ट ने जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और खास तौर से 4 जजेस को, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और जस्टिस मिश्रा ने ये कहा कि ये जो पहली बात है कि डेमोक्रेसी को खतरा हुआ है, ये एक ओपिनियन है और हम एक पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहेंगे।
लेकिन जो कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में जो दो और पार्ट्स हैं इस ट्वीट के, वो कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं, रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज करते हैं और लोगों का जो कोर्ट में विश्वास है उस विश्वास को कम करते हैं। अब यहां मैं रवीश ये बात कहना चाहूंगा कि ये दोनों बातें जो कही हैं जस्टिस अरुण मिश्रा ने वो लीगली सही लगती हैं, लेकिन ट्विटर पर अंग्रेजी में किसी के कुछ लिख देने से लोगों का कोर्ट में ना विश्वास बढ़ता है ना घटता है, और ना किसी के कोर्ट के क्रिटिसिज्म करने से भारत की जनता जो है वो अदालतों पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनके बारे में हमारे देश की जागरूक और मैच्योर जनता अपना ओपिनियन बनाती है। इसलिए मैं ये नहीं समझता हूं कि किसी ट्वीट की इतनी ज्यादा अहमियत होगी कि उससे पूरी फाउंडेशन जो है हमारी जुडिशरी की वो हिल जाए। फैजान साहब, जैसे आज भी कई लोगों ने इस फैसले की प्रतिक्रिया के बाद कश्मीर का उदाहरण दिया कि इतना ज़रूरी मामला था हैबियस कॉर्पस का कि जिसमें सशरीर लाकर उपस्थित कराया जाता है, भरोसा दिया जाता है कि आदमी ज़िंदा है या किसी के कैद में नहीं है। उस मामले की सुनवाई कई महीनों में पूरी नहीं हो सकी, ऐसा लिखा है। लेकिन प्रशांत भूषण के मामले में इतनी जल्दी फैसला आ गया। तो इस तरह के ट्वीट से, इससे करके क्या वो भी अब इस तरह से दायरे में जो सामान्य आलोचनाएं हैं अब अदालत को खटकने लगेगी या लोगों को फिर अब बंद करना पड़ेगा? नहीं, कोर्ट ने कहा है कि फेयर क्रिटिसिज्म जो है उसकी इजाजत है, और आप जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में, गुड फेथ में आलोचना कर रहे हैं वो कंटेम्प्ट नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट और गुड फेथ क्या है ये हम देखेंगे, और इस देखने में एक एटीट्यूड इग्नोर करने का हो सकता है रवीश, जो बहुत से जो दूसरे देशों के जजेस हैं उन्होंने अडॉप्ट किया, और एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि हम अपनी पावर असर्ट करेंगे और हम अपनी पावर के जरिए मनवाएंगे कि हमारी इज्जत होनी चाहिए और हमारी डिग्निटी होनी चाहिए। कोर्ट ने बिल्कुल इस बात को यह नहीं कहा कि आप आलोचना ना करें, जजमेंट्स की आलोचना हो सकती है और वो आलोचना कंटेम्प्ट नहीं होगी। जहां तक कश्मीर का और बहुत से मैटर्स का मामला है, प्रशांत भूषण के अलावा भी बहुत से कमेंटेटर्स, बहुत से जूरिस्ट ये कहते रहे हैं कि कोर्ट की जो लिस्टिंग ऑफ केसेस है उस पे उनको कुछ ना कुछ जो है डिसअपॉइंटमेंट है। और सबसे ज्यादा तो रवीश 4 सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के 11 जनवरी 2018 में बाहर आ गए और वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ना आते तो फ्यूचर जनरेशंस हमें बुरा भला कहती, और हम अपना पब्लिक डेट डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कोर्ट की जो लिस्टिंग है उस लिस्टिंग पे प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, कोर्ट उसको आंसर करती रही है। लेकिन आप देखिए कंटेम्प्ट का मामला भी ले लीजिए, कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि हम बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं गिरने देंगे, और उस मैटर को आज 28 साल हो गए, उसमें कंटेम्प्ट की सजा नहीं हुई, और ये ट्वीट जो है इनको महीने भी नहीं हुए होंगे, 2 महीने से कम हुआ होगा, इन पे सजा हो गई। तो ये जरूर क्रिटिक्स जो हैं इस तरीके की चीजों को फ्लैग करते रहे, लिखते रहे, आइंदा भी लिखेंगे। ऐसा होता है कि अक्सर इन चीजों में सजा देने से जो चीज लोगों के माइंड से निकल जाती है और वो भूल जाते हैं, उन पे डिस्कशन होने से मैं समझता हूं जुडिशरी का ज्यादा नुकसान होता है। फैजान साहब, आपने अभी अपने जवाब में कहा कि विदेशों में जज ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते रहे हैं, वो भी उदाहरण बताइए। और क्या भारत में ऐसे प्रकरणों को जज लोग पहले इग्नोर नहीं करते होंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट? देखिए रवीश, विदेशों में आप देखें तो देखिए स्पाई कैचर का केस था, उसके जजमेंट के बाद डेली मिरर में 1987 में तस्वीर छपी 3 जजेस की उल्टी, और उसको टाइटल दिया गया था यू ओल्ड फूल्स। जब कंटेम्प्ट का मैटर लॉर्ड टेम्पलेन के सामने गया तो उन्होंने कंटेम्प्ट करने से इनकार किया, और उन्होंने कहा भाई ये हमको जो फूल कह रहे हैं ये तो मैटर ऑफ परसेप्शन है, वैसे मेरा ख्याल ये कि मैं फूल नहीं हूं, और दूसरी चीज जहां तक ओल्ड कह रहे हैं वो तो फैक्ट है कि मैं ओल्ड हूं।
ऐसे ही ब्रेक्सिट पे जब वहां की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो फिर डेली मिरर ने जो जजमेंट के लिए टाइटल दिया न्यूज को वो था एनिमीज ऑफ द पीपल, और उस पे कंटेम्प्ट नहीं हुआ। हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख लेंगे तो पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत इल्जाम लगाए थे कि साहब ये रिच लोगों की और लैंडलॉर्ड्स की बात सुनते हैं और क्लास कैरेक्टर है और हैव्स को जस्टिस मिलता है और हैव्स नॉट को नहीं मिलता, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सजा नहीं दी थी। लेकिन इसी तरह का मैटर अगर आप देखेंगे नंबूदरीपाद का, जो चीफ मिनिस्टर रहे थे केरला का, और उन्होंने भी ये कहा था कि अमीरों को जस्टिस मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। उस केस में हाई कोर्ट ने सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड किया था। दरअसल रवीश, जो ये एक्सप्रेशन है कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ये बड़ा सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, और ये डिपेंड करता है कि कोई भी जज उसको किस तरीके से देखता है। अगर वो कंजर्वेटिव जज होगा तो कोई भी क्रिटिसिज्म को वो लेगा कि इससे अदालत को स्कैंडलाइज कर दिया गया, और ये जजेस का क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि पूरी जुडिशरी का है। और कोई लिबरल जज होगा जैसे लॉर्ड डेनिंग इंग्लैंड में, उन्होंने कहा कंटेम्प्ट की पावर हमें है लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत रेयरली करेंगे, और जो हमारी इज्जत और डिग्निटी है वो और चीजें हैं जिनके ऊपर वो बेस करती है और जिनके बिना पर लोग हमारी इज्जत करेंगे। पर फैजान साहब, आपने डेनिंग का उदाहरण दिया, मेरे ख्याल से जो माहेश्वरी साहब है वकील जिन्होंने मानना की याचिका दायर की थी, उनका ही ट्वीट है, और वो भी डेनिंग का उदाहरण दे रहे हैं कि आप जितने भी बड़े हों कानून से बड़े नहीं हो सकते। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि रूल ऑफ लॉ जो है आज की डेट में, जो कंटेम्प्ट लॉ है, उस लॉ के हिसाब से कोई भी उसे वायलेट करे वो सजा पाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी लिखा है कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। प्रशांत भूषण 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से मैटर्स में उन्हें जस्टिस मिला है, ये भी उन्होंने उनके अगेंस्ट ली बात। लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो कंटेम्प्ट से ही सिर्फ कायम रहता है, इस पे जरा एतराज हो सकता है। रूल ऑफ लॉ जो है वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। अदालत के जो फैसले और ऑर्डर्स, और कुछ केसेस में फैसले ना आना, और कुछ केसेस में कोर्ट का ना सुनना, और कुछ केसेस में कोर्ट में चीफ जस्टिस का ये कह देना कि कश्मीर मत जाइए अपनी मां से मिलने, वहां बहुत ठंड पड़ रही है, ये सब जनता जानती है। आपको मालूम है वो फिल्म जो है एक रोटी, जिसमें राजेश खन्ना कहते हैं रोटी फिल्म, ये सब पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कंपैशन और मैग्नेमिटी जो है, जिसको मना किया जस्टिस अरुण मिश्रा ने, उन्होंने कहा कि मैग्नेमिटी वीकनेस नहीं है, और जहां पे हमें स्कैंडलाइज किया जाएगा वहां हम सजा देंगे। पर फैजान साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये भारत के जिस संविधान की इतनी तारीफ की जाती है उसमें अवमानना के बीज कहां से आ गए? और क्या ये अमेरिका में तो मैं देख रहा हूं कि यहां से भी भयानक बातें कह दी जाती हैं, क्या वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है? रवीश, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वो कंटेम्प्ट लॉ को रेलिक ऑफ पास्ट मानती हैं। ये देखिए पुरानी बातें थी जब अदालतों के फैसले ज्यादातर कौन राजा महाराजा नहीं माना करते थे। जैसे हेनरी द 5th जो थे, जब वो प्रिंस थे, वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में चले गए जब उनके किसी नौकर के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा था और जबरदस्ती उसे लाने लगे। चीफ जस्टिस ने मना किया, थोड़ा वहां फिजिकल हो गए, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को इस्तेमाल किया गया। अब जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हम रहते हैं तो वहां सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और आपको रवीश याद होगा राजस्थान के ही मैटर में, और शायद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच थी, इन्होंने पॉलिटिकल डिसेंट के साथ ये जो डिसेंटर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देना क्या ठीक है? इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो पार्टी जो है वो तो एक डिसिप्लिन से बंधी होती है, लेकिन जो देश के लोग हैं वो तो अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अगर एक तराजू में रखेंगे और दूसरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच रखेंगे तो मॉडर्न मैच्योर डेमोक्रेसीज में हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच का पल्ला भारी रहेगा और नीचे रहेगा।
पर बार बार अदालत की तरफ से भी ये इसको रेखांकित किया गया है पिछले कुछ सालों में कि इसकी एक सीमा है, ये याद दिलाई गई है इस बात को कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा क्रॉस नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो दायरा यही है कि आप जज को मोटिव नहीं एट्रीब्यूट करेंगे, कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं करेंगे, गुड फेथ में कहेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट में कहेंगे। रविश, कंटेम्प्ट लॉ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि जज जो है वो खुद ही प्रोसिक्यूटर है, खुद ही विक्टिम है और खुद ही जज है। तो जज जो है वो इस प्रिजम्पशन से चलता है कि इस आदमी ने जुर्म किया है। आपको मालूम है क्रिमिनल लॉ में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से हम चलते हैं और जज खुद ही अपना पनिशमेंट भी तय करता है। तो क्योंकि जज जो है वो खुद ही जज है, खुद ही वो वकील है और खुद ही पनिशमेंट तय कर रहा है, तो बेहतर चीज ये है इसमें कि जजेस ज्यादा कंपैशन, ज्यादा मैग्नेमिनिटी, ज्यादा टॉलरेंस जो है उसका मुजाहरा करें और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें। पर फैजान साहब, कोई इसी तरह की बहस में या आम चलते हुए लोग कहते हैं कि न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं है, वहां भी लोग भ्रष्ट हैं, किताबें लिख देते हैं, तब क्या वो सारे लोग अब जेल चले जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदालतों को भी मामला है कि पब्लिक इस तरह की बात कह देती है। नहीं, उसको ऐसा तो नहीं है कि अदालतों को नहीं, ऐसी चीजों को कोर्ट को इग्नोर करना चाहिए। कोर्ट अक्सर इग्नोर करती हैं। अभी आप देख लीजिए, प्रशांत भूषण वाला ही मामला था जिसमें अरुंधति रॉय भी इन्वॉल्व थी और एक धरना हुआ एक जजमेंट के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूमा पाल ने कहा कि भाई धरना अपने आप में पर से कोई मना नहीं है, लेकिन यह कि धरने से कोर्ट की फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं होता। और उसमें प्रशांत भूषण को सजा नहीं हुई थी, लेकिन अरुंधति राय को बाद में सजा हुई। तो सिर्फ क्रिटिसिज्म जो है वो मना नहीं है, लेकिन मोटिव एट्रीब्यूट करना वो सही नहीं है। लेकिन एक मंशा मत लगाइए कि जज ने इस इरादे से ये बात कही है। जो लोग मंशा लगा देते हैं कि इनके असर से, उनके असर से किया होगा, वो नहीं लगाना चाहिए। जैसे एक जजमेंट था जिसमें ये कह दिया है। उन्होंने साहब कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की वजह से वो ऐसे जजमेंट देते हैं, उसको कंटेम्प्ट माना गया था। मेरा एक सवाल और है, इज ट्रूथ अ डिफेंस? देखिए, ट्रुथ जो है उसके बारे में पहले तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती रही है कि वो कंटेम्प्ट में डिफेंस होना चाहिए, जैसे कि डिफेमेशन में वो डिफेंस है। और फिर 2004 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में 2006 में उसमें भी ये बात आ गई कि ये एक डिफेंस होगा। तो ये साफ है। एक बात तो ये है कि आपके बातों को सुनकर यही लगा कि कोर्ट को उदारता बरतनी चाहिए थी। ठीक है कि प्रशांत भूषण ने दो चीज़ों को जोड़ दिया, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस जवाब के बाद कोर्ट को उदारता। मैं रविश एक चीज आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, एक चीफ जस्टिस स्टेट थे यूएसए के, वो जब अपने लॉ कॉलेज में गए तो उन्होंने डीन से पूछा कि भाई डीन साहब, क्या आप अभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि जजेस सब बेवकूफ हैं? तो जज ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया कि नहीं 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 चीफ जस्टिस, वी लेट देम फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स। तो एक ह्यूमर में भी बात कही जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, एक लॉयर है, एक कोई आदमी जो काम कर रहा है कि रिजर्वेशन पर, दलित्स पर, तो हमें वो पूरी कॉन्टेक्स्ट देखनी चाहिए। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि हम पूरी कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, सर्कमस्टांसेस देखेंगे, और ये सब देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रशांत भूषण कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हैं और लोगों के माइंड में जुडिशरी की रिस्पेक्ट को कम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब इस पर जानकारी देने के लिए। हाँ, ये ज़रूर कमी नज़र आ रही है कि याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं में भी व्यंग्य कम है, ह्यूमर कम है, और जज साहिबान की कलम से भी ह्यूमर कम निकलते हैं। तो दोनों की तरफ से इन अंदाज़ों में थोड़ा लगता है कि अभ्यास करने की ज़रूरत है, ताकि ये ना लगे कि माहौल इतना तनावपूर्ण है और अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो फैजान साहब की बातचीत, और मौका इतिहास का है तो इतिहास की भी बात करते हैं थोड़ी। ये किताब है, आप जानते हैं मैं किताब की पूरी जानकारी देता हूँ। 1917 चंपारण पुष्यमित्र ने लिखी है,
और राजकमल ने इसे प्रकाशित किया है और 150 रुपये की किताब है, कहीं भी मिल जाएगी आपको। गांधी जी चंपारण जाते हैं और अंग्रेज़ों की हुकूमत है, ज़िलाधिकारी धारा 144 का नोटिस देता है कि आप चंपारण छोड़कर चले जाइए। गांधी जी कहते हैं कि नहीं जाएंगे, तो उन्हें कचहरी में बुलाया जाता है, बाहर पूरी भीड़ जमा हो जाती है। गांधी जी अंदर एक पत्र पढ़ते हैं, उसका पूरा तो नहीं पढ़ सकता, मगर सार ये है कि गांधी जी कहते हैं कि ये दो नज़रियों का फ़र्क है, आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं अपना काम करके जाऊंगा। और अंत में गांधी जी आखिर में पढ़ते हैं, आखिरी हिस्सा ये है कि और गांधी जी ज़ोर ज़ोर से बैरीटोन आवाज़ में यूं यूं करके नहीं पढ़ते थे, बहुत ही शांत, जिस अहिंसा की बात करते थे उनके बोलने की शैली आप YouTube में देखिएगा तो बहुत ही साधारण, बेहद सामान्य होकर बात करते थे। तो उसी तरह से बात पढ़ता हूँ। आज यहाँ मैंने जो बयान पेश किया है उसका मकसद यह नहीं कि मेरा दंड कम कर दिया जाए, बल्कि उसका मकसद यह जाहिर करना है कि मैंने सरकार के आदेश की जो अवज्ञा की है उसकी वजह सरकार के प्रति मेरी अश्रद्धा नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं सरकार से भी उच्चतर कानून, अपनी अंतरात्मा के कानून का पालन करना उचित समझ रहा हूँ। बस इस जवाब से मजिस्ट्रेट साहब को कुछ सूझा नहीं, क्या करें। कुछ दिनों बाद कहा कि ठीक है, 100 रुपये की ज़मानत पर आपको छोड़ते हैं। गांधी जी ने कहा कि ना तो ज़मानतदार है, ना 100 रुपये दे सकते हैं। फिर मजिस्ट्रेट ने अपनी तरफ से मुचलका भर के उन्हें रिहा किया। उसका असर ये हुआ कि आए दिन अदालतों में लोग जाकर कहने लगे कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से ये कदम उठाए हैं और मैं ये अपराध स्वीकार करता हूँ। आप ज़मानत दे रहे हैं तो भी ज़मानत नहीं ले रहा हूँ और ना ज़मानत की राशि दे रहा हूँ। तो ये लोगों में चेतना जग गई, डर, गांधी जी का मकसद था डर निकालना। और इसके बारे में वो अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं, जिसके बारे में पुष्यमित्र लिख रहे हैं कि गांधी जी के लाइन है कि अधिकारियों के व्यवहार से लग रहा था कि जैसे आज से उनकी सत्ता खत्म हो गई। तो इन सपनों से, इन इरादों से हमने हिंदुस्तान की आज़ादी की यात्रा की शुरुआत की थी। मैं भी उसी चंपारण का हूँ, आप जानते हैं। और जैसे सपने आपने देखे थे वैसा आपको मुल्क मिला, जैसे सपने इन दिनों देख रहे हैं वैसा ही मुल्क आपको मिल रहा है। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। ब्रेक लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मीडिया में अब इतनी बातें फैल गई हैं कि जांच के मूल सवाल और जांच के सिराओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस असंभव कार्य को करने का प्रयास किया है हमारे सहयोगी सुनील कुमार सिंह ने। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने बाद भी शक और सवाल बने हुए हैं। शक, सुशांत सिंह की मौत एक साजिश का नतीजा है। सवाल, एक सफल अभिनेता आखिर क्यों खुदकुशी करेगा? पुलिस की पड़ताल। 14 जून की दोपहर सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में फंदे से लटकते हुए मिले। कमरा अंदर से बंद था। उस समय घर में सुशांत के हाउसकीपर दीपेश सावंत, क्रिएटिव आर्ट डिजाइनर सिद्धार्थ पिठानी, रसोइया केशव बछेरा और नौकर नीरज सिंह थे। सुशांत ने सुबह जूस मांगकर पिया था। दोपहर 12:30 बजे के बाद भी जब वो कमरे से बाहर नहीं आए और दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, तब अनहोनी का शक हुआ। चाबी वाले को बुलाया गया और फिर सुशांत की बहन मीतू सिंह को फोन पर जानकारी दी गई। सिद्धार्थ पिठानी का पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक कमरे में सुशांत फंदे से लटके हुए थे। उनका पैर पलंग के किनारे लटकते हुए पलंग को छू रहा था। तुरंत बहन मीतू सिंह को फ़ोन पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जल्दी से उतार कर देखो, सांस तो नहीं चल रही है। कुछ देर बाद मीतू सिंह मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। तब तक सुशांत का शव फंदे से उतारकर पलंग पर रखा जा चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग यानी कि फंदे से लटकने से मौत की पुष्टि हुई है। फॉरेंसिक लैब में भेजी गई विसरा रिपोर्ट में भी किसी तरह का जहर होने की पुष्टि नहीं हुई है।
मतलब खुदकुशी को लेकर संदेह की कोई बात नहीं दिखी। 13 जून की रात सुशांत के घर में पार्टी हुई थी। बिल्डिंग का सीसीटीवी सिस्टम खराब था। सवाल, क्या इस पार्टी में कोई युवा नेता था जिसे मुंबई पुलिस बचा रही है? पुलिस की पड़ताल। सुशांत सिंह के घर में कोई सीसीटीवी नहीं है। बिल्डिंग का सीसीटीवी 13 जून की रात काम कर रहा था। उसकी तस्वीरों से यह साफ है कि उस रात बिल्डिंग में ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया था। मतलब सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी। शक, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी कुछ दिन पूर्व संदिग्ध मौत हुई थी। सवाल, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा की मौत में क्या कनेक्शन है? पुलिस की पड़ताल। दिशा सालियान की मौत 8 जून की रात मालाड पश्चिम में 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। दिशा सालियान को सुशांत सिंह राजपूत का पूर्व मैनेजर बताया जा रहा है, लेकिन वो टीम की एक सदस्य थी। एक या दो बार ही सुशांत और दिशा में सीधी बात हुई थी। पुलिस के मुताबिक दिशा सालियान की मौत के साथ अपना नाम जोड़े जाने से सुशांत दुखी थे। सुशांत ने अपनी टीम से पूछा भी था, क्या मैं उसे जानता हूं? शक, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को खुदकुशी के लिए मजबूर किया। सवाल, मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? पुलिस की पड़ताल। सुशांत सिंह के साथ ही उनके घर में रहने वाली रिया चक्रवर्ती 8 जून को ही अपने घर चली गई थी। रिया ने पुलिस को बताया है कि सुशांत के साथ रहकर उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी थी, इसीलिए उसने सुशांत के ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। सुशांत ने भी उसे कुछ दिन अपने घर जाकर रहने को कहा था। रिया के मुताबिक सुशांत की बहन मीतू सिंह भी वहां रहने आने वाली थी, इसलिए भी वो वहां से चली गई थी। दूसरी बात, सुशांत सिंह की मौत के बाद बहन मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और पिता के सिंह का भी बयान हुआ था, लेकिन तीनों में से किसी ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक भी बात नहीं कही थी। पुलिस का कहना है कि बिना परिवार की शिकायत के वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर कैसे ले सकते हैं? शक, मुंबई पुलिस चाहती तो सुशांत को बचा सकती थी। सवाल, सुशांत सिंह के परिवार ने जब 25 फरवरी को ही पुलिस को अलर्ट कर दिया था कि सुशांत की जान को खतरा है, तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं जरूरी कदम उठाया? 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 25 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और आईपीएस ओपी सिंह ने व्हाट्सएप कर जोन 9 के तब के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत की थी। डीसीपी दहिया का कहना है कि व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद हमने उन्हें लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन वो चाहते थे कि बिना लिखित शिकायत के ही एक दिन पुलिस हिरासत में रखकर मामला सुलझाया जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर के, बिना रिटर्न कंप्लेंट के किस तरह पुलिस कस्टडी में रखा जाता है? उनकी मंशा ऐसी थी कि आप इस लेडी को बुलाइए, इनके एसोसिएट्स को बुलाइए और पुलिसिया तरीके से इन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन में समझाइए। क्लियर कट मना कर दिया गया। रिटर्न कंप्लेंट के अलावा हम इस मैटर में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। कुछ दिन बाद ही डीसीपी परमजीत सिंह दहिया का तबादला हो गया। उनकी जगह पर अभिषेक त्रिमुखे नए डीसीपी बनकर आए। पहले ने सही, लेकिन सुशांत की मौत के बाद परिवार की शिकायत एक अहम सुराग बन सकती थी। लेकिन क्या तत्कालीन डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने मौजूदा डीसीपी को परिवार की शिकायत की सूचना दी थी सुशांत की मौत के बाद? ये सवाल पूछने पर डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने यह कहकर जवाब देना टाल दिया कि जांच जारी है। शक, सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया जा रहा है। सवाल, इतने सफल अभिनेता को डिप्रेशन क्यों होगा? पुलिस की पड़ताल। सुशांत सिंह राजपूत की जब पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब भी सुशांत एक बार डिप्रेशन में थे। उस समय भी उन्होंने एक मनोचिकित्सक को दिखाया था। बांद्रा पुलिस सुशांत का इलाज कर चुके अब तक 4 मनोचिकित्सकों के बयान दर्ज कर चुकी है और ये पता चला है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी से ग्रस्त थे। मतलब उनका व्यवहार हर पर बदलता रहता था। ये अवश्य सामने आया है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। शायद इस प्रकार का 4 जो उनके साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे थे, उनसे उसका वो इलाज ले रहे थे, उसके बारे में निरंतर दवाइयाँ लेते थे। ये हमारे सामने आया है। शक, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से रिश्ते उसके पैसे हड़पने के लिए बनाए थे। सवाल, मुंबई पुलिस को 15 करोड़ की गड़बड़ी क्यों नहीं दिखी? पुलिस और ईडी की पड़ताल। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये बात सही है कि रिया की शॉपिंग और घूमने के लिए सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। सुशांत रिया और उसके भाई शोविक को यूरोप घुमाने भी ले गए थे। पूरा खर्चा सुशांत ने ही उठाया था। इसके अलावा कुल मिलाकर तकरीबन 5 लाख रुपए ही सीधे रिया पर खर्च करने की एंट्री मिली है, लेकिन उनके जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने किसी दबाव में ये सब किया हो।
इतना जरूर पता चला है कि रिया के ज्यादा खर्चीले स्वभाव से कभी कभी सुशांत नाराज हो जाया करते थे। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी खुद एनडीटीवी को बताया है कि सुशांत के बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं था। आप बैंक स्टेटमेंट आप देख चुके हैं जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं, 4 करोड़ के आसपास कुछ बैंक बैलेंस दिखता है, उसमें 17 करोड़ है ही नहीं। तो 15 करोड़ का तो हेराफेरी हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, पिछले साल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कि पहले का हो। वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो पिताजी ने आरोप लगाया है उनके, वो आरोप किस आधार पे और किन ट्रांजैक्शंस को देख के है। बिकॉज 1 साल के बैंक स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से हैंडल हुए हैं उसमें तो ऐसे कोई बड़ी वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकती, बिकॉज उतना पर्पस ही नहीं था उसके अंदर। ईडी भी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजर से भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन 15 करोड़ की रकम रहस्य ही बनी हुई है। मुंबई पुलिस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनकी जांच अभी जारी है और अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, रिया चक्रवर्ती को भी नहीं। लेकिन यह भी सच है कि किसी के भी बयान से साजिश या रंजिश का सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत का परिवार पटना में एफआईआर दर्ज करवा चुका है। जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। जांच का क्षेत्राधिकार किसका होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। पहले रिया के खिलाफ सिर्फ खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाने वाला सुशांत सिंह का परिवार अब हत्या का भी शक जताने लगा है। मामले में राजनीति और मीडिया ट्रायल इस कदर हावी है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।